जी, आज हमारे साथ डॉक्टर हसन अली हैं, स्वीडन से हैं। ये पीएचडी भी इनकी स्वीडन से है और ये अभी स्वीडन में पोस्ट डॉक रिसर्च के खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और ये साथ-साथ इनकी कोलैबोरेशन रिसर्च जर्मनी में भी चल रही है। तो हसन साहब, थैंक यू वेरी मच। इनकी जो मेन स्पेशलाइजेशन है ये एटॉमिक स्केल इमेजिंग एक्सपर्ट्स हैं और फिर इनकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में भी ये पायनियर है और डाटा ड्रिवन मटेरियल साइंटिस्ट आप इनको कहेंगे। और फिर ये पाइथन बेस्ड जो रिसर्च है इनका वो भी बैकग्राउंड है और फिर ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन में ये इनोवेशन कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हसन साहब, दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन आई हैव फॉर यू. And just before going to some technical questions, my first question is your journey. If you want to summarize your journey from Pakistan, वहाँ से आपने लेक्चरर रहे, फिर वहाँ से आपने यूनिवर्सिटी से फिर इधर आ गए पाकिस्तान, इधर स्वीडन में पीएचडी की, पोस्ट डॉक के काफ़ी एक्सपीरियंस है, फिर आप जर्मनी में आपका जो ये इंटर रिलेटेड जो आप डबल जो ये रिसर्च के इसमें थोड़ा सा इंसाइट दे दें और समराइज जो स्टूडेंट्स इस आपके पाथ को फॉलो करके पीएचडी पोस्ट डॉक की तरफ आना चाहें और इवन मास्टर को भी अगर इंक्लूड कर लें. जी, अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू डॉक्टर हबीब साहब. और चले मैं शॉर्टली टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, ब्रीफली ये सारा इसको समराइज़ कर देता हूँ. तो मेरा ताल्लुक़ जो है वो आज़ाद कश्मीर के शहर बिम्बर से है पाकिस्तान में. और मैंने मीरपुर यूनिवर्सिटी है, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, बीएससी और मास्टर्स भी वहीं से किया था. और ड्यूरिंग दैट टाइम मैं वहाँ पर मुझे जॉब भी मिल गई, तो आई वाज वर्किंग एज अ लेक्चरर. और ऑलमोस्ट 6 साल मैंने वहाँ पर काम किया एज ए लेक्चरर. और ड्यूरिंग दैट टाइम मास्टर्स के बाद मैं डिफरेंट पीएचडी ऑप्शंस देख रहा था, तो उसमें काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स मैंने अप्लाई की थी. मुझे काफ़ी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली. उसमें कुछ एचईसी की स्कॉलरशिप्स थी, तो एचईसी की तरफ से भी मुझे एक स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी. लेकिन इन द मीन वाइल मैंने एक इंटरनेशनल यूरोपियन स्कॉलरशिप थी जिसे प्रोजेक्ट को इरास्मस मुंडस कहते हैं. तो इरास्मस मुंडस के अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे, उसमें से एक प्रोजेक्ट में मेरी स्कॉलरशिप हो गई पीएचडी के लिए. और उसमें से डिफरेंट 3-4 कंट्रीज थे जिसमें से आप एज ए होस्ट इंस्टीट्यूट किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर स्वीडन में मेरे एक टीचर ऑलरेडी पीएचडी इसी ग्रुप में कर चुके थे, तो उनके रेफरेंस से मैं यहाँ पर जो है ना मैंने कांटेक्ट किया प्रोफेसर के साथ और यहाँ पर मैं आ गया. तो ये मेरा स्टार्ट था यहाँ स्वीडन आने का. उपसाला यूनिवर्सिटी में मैंने स्टार्ट की पीएचडी. और पीएचडी मैंने कंप्लीट, आप कह सकते हैं कि फील्ड काफ़ी डिफरेंट था एज कम्पेयर टू मेरा जो बैकग्राउंड था. ऑल्दो कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का या इलेक्ट्रॉनिक्स का वो थोड़ा सा शामिल था, लेकिन मोस्टली ये मटेरियल साइंस से रिलेटेड था. और एक्सपर्टीज़ जो इसमें मैंने गेन करनी थी वो थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ज़रिए मटेरियल्स की करैक्टराइजेशन करनी थी नैनो टू एटॉमिक स्केल. और यहाँ पर मैंने फिर ये सारी एक्सपर्टीज़ अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप की और पीएचडी सक्सेसफुली कंप्लीट की इन 2020. और 2020 के बाद मैंने 2 साल फिर एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी में यहीं पर, लेकिन स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक की. और आफ्टर पोस्ट डॉक मैंने एक प्रोजेक्ट अप्लाई किया था. यहाँ स्वीडन की जो रिसर्च काउंसिल है, स्वीडिश रिसर्च काउंसिल, लाइक हमारे पाकिस्तान में एचईसी होती है, तो इनकी नेशनल जो रिसर्च काउंसिल है, वहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट अप्लाई किया था. वो फंडिंग ओपन होती है, उसे इंटरनेशनल पोस्ट डॉक कहते हैं. तो इस इंटरनेशनल पोस्ट डॉक की फंडिंग मुझे मिल गई 3 साल की. तो आई वाज काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट फॉर 3 इयर्स. लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि मैंने 2 साल एटलीस्ट स्वीडन से बाहर कहीं जाना है. तो उसके लिए मैं 2 साल जर्मनी का जो रिसर्च सेंटर है, यूलिश रिसर्च सेंटर, फोशुंग सेंट्रम यूलिश, उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का सेंटर है, उसे अर्न्स्ट रुस्का सेंटर ऑफ माइक्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. अर्न्स्ट रुस्का बेसिकली वो बंदे थे जिन्होंने टीईएम जो है ना पहली दफ़ा इन्वेंट की थी. तो वो सेंटर है और काफ़ी बड़ा सेंटर है यूरोप का. तो वहाँ पर मैंने 2 साल जो है ना अपनी रिसर्च की. 2 साल वहाँ रहा, नेटवर्क भी बनाया, सारा कुछ. तो अभी मैं वापस स्वीडन आ गया हूँ ऑलमोस्ट कुछ महीने पहले. Very nice. यहाँ पर जो है ना मैं अपना बाकी का जो पीरियड है पोस्ट डॉक का वो कर रहा हूँ. नेक्स्ट फंडिंग भी ऑफ कोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. तो ये शॉर्टली जो है ना उसमें मेरी टोटली थी.
अच्छा, इसमें जो आपने एक बात ज़िक्र की कि शुरू में आपने कॉन्टैक्ट किया प्रोफ़ेसर से, वो थोड़ा-सा उसकी अगर थोड़ी स्टोरी बता दें कि कैसे कॉन्टैक्ट किया? प्रोफ़ेसर क्या वो पहले से कॉन्टैक्ट था या रिसर्च की बेस पे हुआ या कैसे थोड़ा-सा वो प्रोसेस? क्योंकि ये मेन स्टेप होता है मेरे ख़्याल पाकिस्तानी कोई भी अगर बाहर मूव करना चाहे। एग्ज़ैक्टली हाँ। तो अगर तो जिन बच्चों के लिए मतलब जो लोग अप्लाई करते हैं और प्रोफ़ेसर से कॉन्टैक्ट, क्योंकि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, मुझसे कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम पीएचडी करना चाहते हैं, तो हम कैसे उसमें जो है ना परस्यू करें। तो उसमें जो मैंने देखा है उसमें कुछ जो ऑप्शंस है ना, एक तो ये होता है कि आप कोई स्कॉलरशिप खुद से सिक्योर कर लें, जैसे मेरे केस में थी, ठीक है? मैंने इरास्मस मुंडस की स्कॉलरशिप मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मुझे सिर्फ कोई किसी प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करना था। अगर आपके पास मनी ऑलरेडी हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रोफेसर आपको रिस्पॉन्ड कर देगा, ठीक है? अगर आपको थोड़ा-सा, क्योंकि बंदे को वो ट्रेन कर लेते हैं पीएचडी में, पैसे भी हैं तो सारा कुछ हो जाता है। तो इस केस में, मेरे केस में तो मेरे क्योंकि ऑलरेडी एक टीचर यहाँ से पीएचडी कर चुके थे, तो उनके रेफरेंस से मेरा कॉन्टैक्ट हो गया था। लेकिन अदरवाइज़ भी, और दूसरा जो वे है ना, वो होता है कि आप डायरेक्टली किसी प्रोफ़ेसर से कॉन्टैक्ट करते हैं। आप उन्हें कहते हैं, जी मैं आपके फ़ील्ड में इंटरेस्टेड हूँ और मैं ये रिसर्च करना चाहता हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड है। तो अगर आपके पास कोई फंडिंग अवेलेबल है, तो मुझे मौका अगर मिल सकता है। तो उसमें बाज़ दफ़ा प्रोफ़ेसर्स के पास फंडिंग होती है, वो पीएचडी स्टूडेंट्स को ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेरी एडवाइस है जो स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है, क्योंकि मुझे भी अब मैं अभी पोस्ट डॉक हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेसर येट, वो सारा काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अक्सर ईमेल्स आ जाती हैं पाकिस्तान से किसी स्टूडेंट की, यहाँ से ना, तो उन्होंने पूरी बहुत लंबी चौड़ी ईमेल बना के लिखी होती है, और उसमें लिखा होता है कि सर हम पीएचडी ये करना चाहते हैं आपके फील्ड में। लेकिन उनकी ईमेल पढ़ते साथ मुझे पता चल जाता है कि दिस पर्सन हैज़ लिटरली नो आइडिया अबाउट माय प्रोफाइल, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी पोजीशन क्या है, मेरी रिसर्च बैकग्राउंड क्या है। तो आपने अगर किसी प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करना है, पहले तो सबसे थोड़ा-सा उसका बैकग्राउंड देखें, उसकी रिसर्च प्रोफाइल देखें, पब्लिकेशंस देख लें, और थोड़ा-सा, ताकि जब आप किसी से कॉन्टैक्ट करें तो उसे पता हो कि यार दिस पर्सन हैज़ ऑलरेडी रिसर्च्ड अबाउट मी, ओके, और ये मुझे जानता है, वाक़ई ये सही ऑनेस्टली या सिंसियरली अप्लाई कर रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ ज़रूरी है कि थोड़ा-सा आपको पता हो, ठीक है? आप हवा में ऐसे बातें ना कर रहे हो, क्योंकि अब मैं अब पोस्ट डॉक हूँ, तो मैं कह रहा हूँ यार ये मुझे प्रोफ़ेसर समझ के मेरे साथ कॉन्टैक्ट, मतलब इन्हें इतना नहीं पता, अगर ऑनलाइन मेरी प्रोफ़ाइल हर जगह पड़ी है कि ये बंदा पोस्ट डॉक है, तो इट मीन्स अभी इसमें शायद बच्चों का भी कसूर नहीं, बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में भी उस तरह गाइड नहीं करते कि आपने कैसे रिसर्च करनी है, किसी बंदे से आपने कैसे कॉन्टैक्ट करना है। तो कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं डायरेक्टली भी, बट इस तरह जो है ना। अच्छा हसन साहब, इसमें अब अगर रिसर्च की तरफ आएँ, आपके जो पूरा रिसर्च का स्पैन है, पहले थोड़ा डिफरेंट रिसर्च था। मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन करने की बजाय आपसे सुनना चाहूँगा कि रिसर्च के कौन से फेजेस थे कि आपने चेंज किया और करंटली आप क्या कर रहे हैं, ताकि फिर उससे मैं कुछ क्वेश्चंस मे बी आई विल आस्क अगेन। एक्चुअली जो आपका रिसर्च फील्ड है, मोस्टली आप वो अपनी पीएचडी में डिफाइन करते हैं। तो पोस्टडॉक में भी कुछ लोग थोड़ा-सा रिसर्च फील्ड चेंज कर लेते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं होती। बेस बैकग्राउंड जो आपने बनाया होता है वो पीएचडी में, लेकिन पीएचडी से पीछे आपका डिफरेंट भी हो सकता है। मोस्टली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके पास होते हैं। तो पीएचडी जब आप करते हैं, तो आप किसी भी डिफरेंट फील्ड में भी, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा इलेक्ट्रिकल का है या कोई फिजिक्स का बंदा है, तो वो बिल्कुल ही बायो के शायद किसी फील्ड में ना जा सके। लेकिन देयर आर सो मेनी फील्ड्स जहाँ पर वो डिफरेंट फील्ड्स में पीएचडी कर सकते हैं, और पीएचडी नाम ही इस डिग्री का है जिसमें आप सीखते हैं, आपको ट्रेन किया जाता है एज ए रिसर्चर। तो आप पीएचडी करते वक्त डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं, और वहाँ से आपका रिसर्च फील्ड फिर डिफाइन होता है, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स आप पोस्ट डॉक में इसको कैरी करते हैं, आइडियाज फिर आप डिफरेंट जनरेट करते हैं। आपका फिलोसफिकली माइंडसेट भी उस लेवल पे ये पीएचडी ले जाती है जहाँ पर आप डिफरेंट आइडियाज जनरेट कर सकते हैं या सोच सकते हैं। तो या अच्छा, इसमें जो आप ये 4D स्टेम ये कुछ टूल यूज़ कर रहे हैं मटेरियल कैरेक्टराइजेशन के हवाले से, इस हवाले से कुछ बताएंगे? हाँ, तो 4D स्टैम्प जो है ना, ये जस्ट एक टेक्निक है। एक्चुअली तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो है TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उसी की एक जो अल्टरनेटिंग फॉर्म है उसे स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, स्टेम।
तो ये दिस इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी मदद से आप एटॉमिक रेजोल्यूशन पे जाके, नैनो स्केल से लेके एटॉमिक रेजोल्यूशन पे जाके आप इमेजिंग कर सकते हैं, आप मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं, मटेरियल्स की कंपोजिशन को स्टडी कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। 4D स्टेम जो है वो इसमें जस्ट एक टेक्निक है, और ये रिसेंटली कॉन्सेप्ट तो ये काफ़ी पुराना था, लेकिन इसकी रिसेंटली इसमें बूम आया है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि आप, जो मैंने आपको स्टेम का बताया कि स्टेम इज अ स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें आप क्या करते हैं कि आप अपनी इलेक्ट्रॉन बीम को स्कैन करते हैं अक्रॉस अ सैंपल, एंड एट ईच बीम पोजीशन यू रिकॉर्ड समथिंग। तो पहले क्या होता था कि आप हर एक बीम पोजीशन पे एक स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते थे, जो अर्लियर वर्जन था, वो जो अभी भी चल रहा है, जिसे स्पेक्ट्रम इमेज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब क्या होता है कि आप हर बीम पोजीशन के ऊपर एक कंप्लीट डिफ्रैक्शन पैटर्न रिकॉर्ड करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो जो आपके पास अल्टीमेटली डाटा आता है वो 4 डायमेंशन का होता है। 2 डायमेंशन रियल स्पेस की होती हैं और 2 डायमेंशन रेसिप्रोकल स्पेस की होती हैं, जो कि डिफ्रैक्शन डाटा की होती है, इसलिए इसे 4D स्टेम कहते हैं। प्रीवियसली ये फिजिबल इसलिए नहीं था क्योंकि डिटेक्टर स्लो थे, यहाँ पर हमें फास्ट डिटेक्टर की जरूरत है। बट रिसेंटली विद इन लास्ट डेकेड जो है ना, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स आ गए हैं और उनकी मदद से अब हम फास्ट स्कैनिंग कर सकते हैं। तो 4D स्टेम कॉमन अब टेक्निक हो गई है, जिसमें हम विद इन सेकंड्स, चैलेंज ये है कि विद इन सेकंड्स आप जीबीज ऑफ डाटा जो है ना, समटाइम हंड्रेड्स ऑफ जीबीज ऑफ डाटा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो या इसमें डेली लाइफ एग्जांपल हम हमारे जो हैं, जो मोटिवेशन के लिए कि ये इसकी रियल एप्लीकेशन क्या है, या डेली कोई लोग जिसको देख सकते हैं कि यार यहाँ ये एप्लीकेशन, इस हवाले से अगर बोलते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मतलब स्टार्ट तो आप फिर करेंगे TEM या स्टेम से, ठीक है। TEM या स्टेम की एप्लीकेशन क्या है, तो वहां पर जब आप एटॉमिक रेजोल्यूशन पे जाएंगे, अब आपने मतलब एक लेमैन के लिए आप ये कह सकते हैं कि आप पीछे कंप्यूटर्स की एवोल्यूशन देखें, या ये स्मार्टफोन्स की, मोबाइल फोन्स की देखें, या एवरीथिंग, हर चीज की जो देखें, वो वक्त के साथ क्या हुआ है कि वो छोटे से छोटा होता गया, ठीक है। एक कंप्यूटर जो किसी जमाने में शायद एक कमरे में होता था, वो बिल्कुल छोटे से लैपटॉप में आ गया, और मोबाइल भी छोटा सा जो है ना वो स्मार्टफोन बन गया, और उसके अंदर मिलियंस ऑफ चिप्स होती हैं जो बहुत ही छोटी होती हैं, और वो नैनोमीटर स्केल के ऊपर उनके अंदर एक एक चिप के अंदर फिर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स और ये वाली चीजें होती हैं, जो कि बहुत स्मॉल स्केल पे होती हैं, जो आप आम आंख से नहीं देख सकते। और वहां पर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जो वो तो हमारे पाकिस्तान में भी चले स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, जिसमें इमेज आप कर सकते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की एक लिमिट है, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप्स भी 200 नैनोमीटर समथिंग, उससे नीचे नहीं देख सकते। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के पीछे जो इनिशियल मोटिवेशन थी वो यही थी कि हम उससे नीचे जाके अगर चीजें देखना चाहते हैं तो वो कैसे देखें। तो ये जितनी भी अब टेक्नोलॉजी में एवोल्यूशन हो रही है, इसमें जब इस स्केल पे जाके आप कोई चीज बनाते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर बनाते हैं या सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाते हैं या मैग्नेटिक डिवाइस भी आप बनाते हैं, मेमोरी डिवाइसेस, उसके लिए उस स्केल के ऊपर जाके आपको उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए टेक्निक्स भी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी चीज की प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर आप उसको ऑप्टिमाइज करते हैं स्ट्रक्चर के साथ, आप स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं नैनोमीटर टू एटॉमिक स्केल, फिर उसको दोबारा, तो ये इस काइंड ऑफ ए रेपिटेटिव प्रोसेस, एकदम से कोई चीज नहीं बनती। आप फर्स्ट टाइम बनाते हैं, उसको आप ऑप्टिमाइज करते हैं डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर। तो TEM इज अ इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए आप नैनोमीटर से लेके एटॉमिक स्केल पे जाके एक तो स्ट्रक्चर देख सकते हैं मटेरियल्स की, स्ट्रक्चर उसकी कितनी वेल डिफाइंड है, उसमें अगर स्ट्रक्चर में इम्परफेक्शंस होंगी तो उसकी वजह से आपको वो फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर उसको आपने कंट्रोल करना होता है, ट्यून करना होता है। इसी तरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अभी रिसेंटली आपने शायद मेरा देखा होगा पेपर, वो जो नेचर मटेरियल में आया, तो उसमें मैंने यही एक टेक्निक यूज करके मैग्नेटिक सिंगल एटॉमिक प्लेन्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्टडी की है। तो अब इस लेवल के ऊपर हमने जाना है, अगर हमने मैग्नेटिक डिवाइसेस को मजीद छोटा करना है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है कि आप उस लेवल पे चले जाएं जहां पर एक सिंगल एटम जो है वो एज ए बिट काम करे, क्योंकि मैग्नेटिक जो मेमोरी डिवाइसेस हैं उनमें बिट्स का कॉन्सेप्ट है, अप एंड डाउन, तो सिंगल एटम को आप अप एंड डाउन के यूज कर सके। तो उस लेवल पे जाने के लिए आपको वो टेक्निक भी चाहिए जिसके जरिए आप सिंगल एटम की प्रॉपर्टीज को जाके स्टडी कर सके या उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर सके। तो दिस इज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए आप ये कर सकते हैं। और मोर लाइक जो है ना, थोड़ा सा आम बंदे के लिए समझने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोविड आया था, कोरोना वायरस है,
बायोलॉजी या लाइफ साइंसेज के फील्ड में चले जाए, वायरसेस हैं, देयर आर सो मेनी वायरसेस व्हिच आर सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट सी देम फ्रॉम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। सो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जरिए आप जाके, इसी तरह प्रोटीन्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो ड्रग्स में यूज होती हैं, आपकी ड्रग्स बनती हैं आगे डिफरेंट डिजीजेस के लिए, तो उन सब के लिए उस लेवल के ऊपर सिर्फ यही इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप जाके प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं। वेरी नाइस, दैट्स गुड। अच्छा तरीके से आपने क्लेरिफाई कर दिया। इसमें एक चीज़ है, आपने ये जो स्टेम बताया या स्टेम जो एडवांस फॉर्म है 4D, इसमें एटॉमिक लेवल पे रेजोल्यूशन को आप कैसे मतलब बढ़ाते कैसे हैं, मतलब उसका क्या प्रोसीजर होता है या इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे आती है? इसमें ये था कि जो एक्चुअली जो किसी भी माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स दैट वी आर जनरेटिंग। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम लाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें या एक्सरे बेस्ड अगर कोई माइक्रोस्कोप है उसमें एक्सरे यूज कर रहे हैं, तो जो भी उसकी वेवलेंथ है देयर इज अ फार्मूला जहां पर उस वेवलेंथ के साथ डायरेक्टली रेजोल्यूशन जो है ना उसका लिंक होता है, ठीक है। आई थिंक समथिंग लाइक सम फैक्टर एंड देन λ/2, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की मैंने जैसे कहा कि फ्यू हंड्रेड नैनोमीटर तक लिमिटेड है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट की गई थी 1930s में समथिंग, उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स जब हम जनरेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की डुअल प्रॉपर्टीज हैं, ये पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करते हैं, ये वेव्स के तौर पे भी बिहेव करते हैं, जिसे हम वेव डुअलिटी, पार्टिकल वेव डुअलिटी कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को आप जैसे नॉर्मल TEMs के अंदर 200 kV 300 kV एक्सेलरेशन वोल्टेज के साथ इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, तो उनकी वेवलेंथ ऑलरेडी पिकोमीटर में होती है। तो इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन TEM बनाई गई थी 1930s में, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इतनी थी कि वो एटॉमिक रेजोल्यूशन पे पहुंच सकती थी, बट स्टिल एटॉमिक रेजोल्यूशन हमें नहीं मिल रही थी। नैनोमीटर स्केल पे हम काम कर रहे थे सर, और उसकी वजह थी इम्परफेक्शंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज उसको फोकस करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके लेंसेज के दरमियान से पास हो रहे हैं उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उन्हें फोकस करते हैं। लेकिन देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम कि जो इलेक्ट्रॉन्स मिडल ऑफ द लेंस, सेंटर ऑफ द लेंस से गुजर रहे हैं, वो डिफरेंट प्लेन पे फोकस हो रहे थे, और जो साइड से मोर फार अवे फ्रॉम द सेंटर इलेक्ट्रॉन्स पास आपके ट्रांसमिट हो रहे हैं, वो डिफरेंट प्लेन पे फोकस हो रहे थे। तो जब वो एक प्लेन के ऊपर फोकस नहीं होंगे तो उससे क्या होता था कि एक शार्प इमेज नहीं बन सकती थी, स्पेशली एट एटॉमिक रेजोल्यूशन। उसमें इमेज में ब्लरनेस आ जाती थी, ठीक है। बेसिकली एक पॉइंट के ऊपर फोकस होने के बजाय वो एक डिस्क बन जाती थी, और इसको स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं। ये एक बिग चैलेंज था जिसकी वजह से एटॉमिक रेजोल्यूशन अचीव नहीं हो सके, मतलब एक खास लेवल तक रेजोल्यूशन हो गई जहां पर कुछ क्रिस्टल्स की, अदरवाइज मोस्टली नहीं थी। लेकिन पिछले ऑलमोस्ट 2 डेकेड बिफोर जो है ना कुछ प्रपोजल आए, फिर कुछ लोगों ने इन्वेंट किया, और ये एक्चुअली इट्स ऑनरेबल फॉर मी टू से कि ये जो ऑप्टिकल ये स्फेरिकल करेक्टर्स हैं, ये बनाने वाले लोग उसी सेंटर से बिलोंग करते हैं जहाँ पर मैं काम करके आया हूँ, ERC जो जर्मनी में है, और उधर की एक कंपनी है CEOS, उन्होंने उसी बंदे ने वो कंपनी जो है ना उसकी बुनियाद रखी, और अब ये एब्रेशन करेक्टर्स वो बनाते हैं। इन एब्रेशन करेक्टर की मदद से हम इजीली एटॉमिक रेजोल्यूशन पे पहुंच जो है ना अचीव कर देते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं, फिर आपने ये एक मैग्नेटिक मेजरमेंट के लिए EMCD भी यूज़ किया है। इस हवाले से आप इसमें कुछ चैलेंजेस क्या है आपको इसको यूज़ करने में, और ये है क्या चीज़? हाँ, तो टेक्निकली ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत सी टेक्निक्स हैं TEM के अंदर जिनके जरिए आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं, नैनो स्केल से लेके एटॉमिक रेजोल्यूशन इज चैलेंजिंग, बट नैनो स्केल पे जैसे उनमें से पहले मैं ब्रीफली 2-3 के नाम ले लेता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन होलोग्राफी है जिसके जरिए नैनो स्केल पे आप कर सकते हैं, ठीक है। एक लॉरेंस माइक्रोस्कोपी कहते हैं जिसके जरिए, ठीक। तो EMCD ये रिलेटिवली न्यू टेक्निक है, इससे कहते हैं इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक सर्कुलर डाइक्रोइज्म। ये 2006 में प्रपोजल आया, 2004 में ये प्रपोज हुई थी, और 6 में पहली एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन थी इसकी। ये बेसिकली इससे पुरानी एक एक्सरे बेस्ड टेक्निक थी जिसका नाम है XMCD, इसी तरह EMCD की तरह, तो उसे एक्सरे मैग्नेटिक सर्कुलर डाइक्रोइज्म कहते हैं। उस टेक्निक के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की इक्विवेलेंस करके ये टेक्निक TEM में प्रपोज्ड और डिस्कवर हुई।
और इस टेक्निक का जो एडवांटेज था, जो एक्सपेक्टेड एडवांटेज था कि दिस कैन गेट एटॉमिक रेजोल्यूशन मैग्नेटिक मेजरमेंट्स, और इसके ऊपर अब काफ़ी अरसे से काम हो रहा था। ये टेक्निक बेसिकली एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिग्नल को यूज़ करती है, जिसे हम ईल्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसके ज़रिए ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करती है। और अभी तक देर कुछ पेपर्स हैं, एक अभी मेरा पेपर आया है, एक इससे पहले पेपर एक बंदे का था जिसमें EMCD को यूज़ करके हमने सिंगल एटॉमिक प्लेन्स से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मेजर की हैं। वेरी नाइस, दैट्स गुड। एंड अपने इसके अंदर अगर हम एक चीज़ देखेंगे, आपने पाइथन को भी इंटीग्रेट किया है इन माइक्रोस्कोपी एनालिसिस के अंदर या इस वर्कफ्लो में, मतलब कैसे किया उसके अंदर? तो डाटा एनालिसिस और पूरा उसको स्ट्रक्चर को ज़रा समझाइएगा, इसमें कैसे पॉसिबिलिटी है? तो एक्चुअली द थिंग इज दैट कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, जो अगर तो ऑडियंस को याद हो कि लेट्स जैसे 4D स्टैम है या कोई भी डाटा, अभी डिटेक्टर्स इतने फास्ट हो गए हैं कि आप विद इन सेकंड्स या मिनट्स कह लें जीबीज ऑफ डाटा और हंड्रेड्स ऑफ जीबीज ऑफ डाटा ले लेते हैं। अब डाटा इतना ज्यादा हो गया, इतना बड़ा हो गया है कि आप विदाउट यूजिंग एनी सोफिस्टिकेटेड डाटा एनालिसिस वर्कफ्लोज, इट इज लिटरली इम्पॉसिबल टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट डाटा। तो मेरा बैकग्राउंड भी पाइथन या उसमें तो नहीं है, मैटलैब में यूज करता था किसी एक टाइम तक। तो ये 2021 में मैंने पाइथन स्टार्ट की थी यूज करनी, बिकॉज मेरी समझ लगे मजबूरी बन गई थी, बिकॉज डाटा को मैंने उसको करना था वर्क। तो वो पाइथन को मैंने एक्सपर्टीज ली, और अब इसमें भी एक एडवाइस है यंगस्टर्स के लिए। मैंने जितनी भी पाइथन लर्न की वो मैंने फ्रीली वीडियोस से देख के, यूट्यूब से देख के, ट्यूटोरियल्स पढ़े, उनको देख के प्रैक्टिस करके लर्न की, और फिर बाकी आगे डाटा के ऊपर प्रैक्टिस की। तो उस पाइथन को अब मैं यूज करता हूँ अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए, और उसमें कुछ मशीन लर्निंग टेक्निक्स हैं, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक्स, जैसे PCA है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, या उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं आगे से, वो इस पेपर में मैंने यूज की थी। तो ये आई वुड से कि इस वक्त कोई भी रिसर्च फील्ड शायद ऐसा नहीं है जिसमें जो इस डाटा एनालिसिस या इन सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स के बगैर चल सके, क्योंकि डाटा की अमाउंट अब बहुत ज़्यादा रिसर्च में होनी शुरू हो गई है। तो मैनुअली उसको करना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दैट्स गुड। एंड इसमें कुछ एग्जांपल्स आप शेयर करेंगे जिसके अंदर ये मटेरियल्स की एग्जांपल, जिसमें ये स्ट्रेन मैपिंग जो आप है, इससे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपने मतलब तवक्को के बगैर डिफरेंट मतलब आपने अचीव किए हो या आपको मिले होंगे? हाँ, स्ट्रेन मैपिंग पे अभी मेरा पर्सनली तो इतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन स्ट्रेन जो है ना, स्ट्रेन कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द मटेरियल्स प्रॉपर्टीज, क्योंकि इस जब आप नैनो स्केल पे जाते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ थिन फिल्म्स की, ठीक है। थिन फिल्म्स बहुत से फील्ड्स में यूज होते हैं, मैग्नेटिक मेमोरीज में भी यूज होती हैं, सोलर सेल्स में भी यूज होती हैं, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में भी यूज होती हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि आपके पास एक सबस्ट्रेट होती है, एक मटेरियल होता है, और उसके ऊपर आप किसी डिफरेंट मटेरियल की थिन फिल्म ग्रोथ करते हैं। अब क्योंकि मटेरियल दोनों डिफरेंट होते हैं, उनका लैटिस जो एटम्स की दरमियान डिस्टेंस होता है वो डिफरेंट होता है। तो वो जब एक मटेरियल दूसरे पे ग्रो होता है तो वो अपने आप को उस मटेरियल के साथ मैच करने की कोशिश करता है। जब वो मैच करने की कोशिश करता है तो या तो वो अपने एटम्स के डिस्टेंस को थोड़ा सा एक्सपैंड करने की कोशिश करता है या कंप्रेस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उस मटेरियल में स्ट्रेन पैदा होती है। और ये स्ट्रेन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। इसमें डिफरेंट आपको बेइंतहा लिटरेचर मिल जाएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसकी बहुत ज्यादा चेंज होती हैं, मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी, मैग्नेटिक जो उसका क्यूरी टेम्परेचर होता है वो चेंज हो सकता है। इसी तरह ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जो बैंड गैप होता है, जो कि सोलर सेल्स में या बाकी बहुत ज्यादा यूज होता है ऑप्टिकल डिवाइसेस में, वो उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो स्ट्रेन फिजिकल प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस करती है। दैट्स गुड। और अच्छा, इसके अंदर जो माइक्रोस्कोपी आपने पहले जिक्र किया था, इसमें ये जो नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर या सोलर सेल जो रिसर्च है, इसमें इसका क्या रोल आप देख रहे हैं? इसमें इसका बहुत ज्यादा रोल है। जैसे मैंने कहा कि अब तो आपके डिवाइसेस मजीद उस लेवल पे जा रहे हैं जहां पर आप एटॉमिक स्केल की बात कर रहे हैं, कि अब आपने अपने डिवाइसेस को एटॉमिक स्केल पे बनाना है, नैनो स्केल से भी नीचे लाके। तो जब एटॉमिक स्केल पे जाना है तो आप उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए आपको वो टूल चाहिए। तो माइक्रोस्कोपी इज वन ऑफ द बेस्ट और यूनिक टूल है, जिसमें इसकी जो
दूसरों के ऊपर एडवांटेज है वो क्या है, वो ये है कि एक ही वक्त में आप उस मटेरियल के स्ट्रक्चर भी इमेज भी कर सकते हैं और आप उसकी प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने स्ट्रेन की बात की, स्ट्रेन है, स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, मटेरियल्स के अंदर डिफेक्ट्स पैदा होते हैं, डिसलोकेशन पैदा होती है। जब ये एटम कंप्रेस या स्ट्रेच हो रहे होते हैं तो सम टाइम्स वो स्ट्रेन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बीच में से एक एटॉमिक प्लेन ही स्लिप हो जाता है। इसको डिसलोकेशन कहते हैं कि दो एटॉमिक प्लेन्स आ रहे हैं, मिडिल में से एक स्लिप हो गया। तो ये जो डिफेक्ट्स हैं ये आपकी उन प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा स्टर्ट, तो ये वाली चीजें आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जरिए ही कर सकते हैं जाके, स्पेशली ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए जो एटॉमिक रेजोल्यूशन पे आपको देगी। दैट्स गुड। अच्छा, इसमें पाइथन जो आप यूज करते हैं उसमें टूल्स या लाइब्रेरीज कौन सी हैं जो कि आपकी मोस्ट इफेक्टिव है आपके डाटा फ्लो के लिए या वर्क फ्लो के लिए? मेरे लिए, और मैं आई वुड से कि जनरली भी, ये मेरे डाटा के अलावा भी जनरली भी अगर आप पाइथन को देखें ना तो जो सबसे ज्यादा यूज होती है, मेरे लिए भी शायद वही यूज हुई थी। नमपाई है फॉर एग्जांपल, नमपाई बहुत ज्यादा यूज होती है और बेस है ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जो नंबर्स की अरे यूज करे, कोई भी डाटा आपने डिफाइन करना है उसके लिए। इसी तरह मैटप्लॉटलिब है अपने डाटा को विजुअलाइज करने के लिए, प्लॉटिंग करने के लिए, वो सारा। साईपाई आपकी उसमें है जिसमें इमेज के डिफरेंट फॉर्म्स को, जो डिफरेंट फंक्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं। एसके लर्न मैं यूज कर रहा था जिसके जरिए आप डिफरेंट किस्म के मशीन लर्निंग टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेजर हैं। उसी तरह आपको बाकी जो स्पेसिफिक लाइब्रेरीज भी मिल जाएंगी, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए हमारे बहुत से ग्रुप्स ने अपनी भी लाइब्रेरीज अब डेवलप कर दी हुई है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। वेरी नाइस, दैट्स गुड। अच्छा, इसको सेशन को एंड करने से पहले आप एडवाइस कोई यंग रिसर्चर्स को जो इस फील्ड में खास तौर पे माइक्रोस्कोपी में आना चाहें और ओवरऑल स्वीडन में या जिसको आपका एक्सपीरियंस है इधर ट्रैवल करना चाहें और ये कंट्रीज को मतलब खास तौर पे यूरोप को, इस वाले से अपनी साइड दे दें प्लीज। एडवाइस, हाँ जी, तो मैं एक तो ये कहूँगा कि क्योंकि अपने बच्चों के लिए स्पेशली जो कांटेक्ट कर रहे होते हैं प्रोफेसर से, बाकी लोगों से, एक तो उधर से ये है कि आप उनकी प्रोफाइल को देखें और इस तरीके से कांटेक्ट करें कि जो बंदा रीड करने वाला उसे लगे कि यार दिस पर्सन नोज मी। और दूसरी बात ये है कि आप एक चीज को हमेशा अवॉइड करें, क्योंकि जब आप समटाइम्स कांटेक्ट करते हैं तो आपको नहीं फिनिश तो नहीं क्विकली करना, आप आई जस्ट टेक 1 मिनट। नो 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 इशू, नो इशू। ओके, तो ये आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या बाज दफा कोई ऐसी समरी लिखनी होती है, कोई चीजें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, वो जस्ट कोई फॉर्मेटेड लेके उसको कॉपी पेस्ट करके तो वही थोड़ा सा चेंज करके दे देते। रिमेंबर, जो प्रोफेसर बैठा होता है या मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर मेरे पास पिछले दिनों भी एक लेटर आया था, फर्स्ट साइट में ही पता चल जाता है कि दिस इज जस्ट कॉपी पेस्ट। ट्राई टू राइट एज नेचुरल एज पॉसिबल, एज ए ह्यूमन आप अपना राइट करें और उसको इम्प्रूव आप इंग्लिश कर सकते हैं बिला शुबा, लेकिन अपने बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, तो अपने बारे में रियल थिंग्स लिखें जो आप जानते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, यूरोप में आप हमने, स्वीडन इज अ वेरी नाइस कंट्री, यहाँ पर जो है ना वो पीएचडी के लिए स्पेशली अगर आपको पीएचडी पोजीशन मिलती है तो पीएचडी के लिए एक मिनिमम सैलरी है यहाँ पर, पीएचडी इज कंसिडर्ड अ जॉब हियर। तो वो जो 4 साल या 5 साल आपके पीएचडी के होंगे उसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, अच्छी लाइफ होगी आपकी, और उसके बाद आपको अच्छा करियर भी मिल सकता है, सोसाइटी भी अच्छी है। इसी तरह यूरोप में आपको कहीं भी मिलती है, आप उसको लें। और स्पेसिफिकली अगर माइक्रोस्कोपी के फील्ड में आप आते हैं तो उसमें ज़ाहिर है वो लेटर ऑन की एडवाइस है, लेकिन अगर कोई माइक्रोस्कोपी के फील्ड में आता है तो उसके लिए एडवाइस यही है कि थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, डोंट थिंक लाइक अ माइक्रोस्कोपिस्ट, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोपी में टेक्नीशियन बन के रह जाते हैं। ठीक है, उनको माइक्रोस्कोप चलाना बहुत अच्छी आती है, लेकिन उसके बैक एंड पे जो साइंस है उसके बारे में ज़्यादा सोचें कि आपने साइंटिफिकली क्या करना है। तो Very nice. That's good. Really, it's a technically enlightening session, Dr. Hassan Ali. Thank you very much. आपका एक्सपर्टीज हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो आना चाहिए डेफिनेटली, इसमें आपने कंबाइन किया माइक्रोस्कोपी को, मैग्नेटिज्म को, डेटा साइंस को। दैट्स वेरी वेरी गुड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिसर्चर्स। Really brilliant insights into atomic scale imaging, microscopy, something like that, and it's really inspiring journey. And thank you very much for guiding our generation, young generation, and thank you for your time as well, and have a blessed journey inshallah. थैंक यू वेरी मच। Thank you very much.